आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के सबसे खतरनाक और गुप्त मिशन पर आधारित है। एक ऐसा मिशन जिसमें एक भारतीय एजेंट को अपनी पहचान मिटाकर दुश्मन के घर में घुसना पड़ा, जहां एक गलती मतलब मौत की सजा। कहानी शुरू होती है उस काले दिन से जब कंधार में भारत का एक विमान अपहृत कर लिया गया था। विमान में सवा 100 से ज्यादा मासूम भारतीयों की जान फंसी थी। आतंकवादियों की मांग थी, भारतीय जेलों में बंद 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा करो। इस मामले को संभालने के लिए भारत के वरिष्ठ अधिकारी अजय सान्याल को भेजा जाता है। अजय का दिल तो यही कह रहा था कि हमारे कमांडोज को भेजकर सीधा हमला कर दिया जाए, लेकिन उस विमान में मासूम लोगों की जान का खतरा था। मजबूरी में सरकार को आतंकवादियों के आगे झुकना पड़ता है और उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। यह हार अजय सान्याल के दिल में एक जख्म की तरह उतर जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर दुश्मन को हराना है तो उनके घर में घुसकर उनकी हर साजिश की खबर पहले से जाननी होगी। इसी सोच से जन्म लेता है प्रोजेक्ट धुरंधर। अजय एक ऐसा मास्टर प्लान बनाते हैं जिसमें भारत के खतरनाक एजेंट्स को पाकिस्तान के सिस्टम और अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करनी थी। लेकिन जब वे यह फाइल सरकार के पास ले जाते हैं तो उसे खारिज कर दिया जाता है। सरकार का मानना था यह बहुत लंबा और जोखिम भरा काम है। अपने सपनों के प्रोजेक्ट को ठुकराया जाना अजय के लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन समय ने साबित किया कि उनका डर सही था। साल 2001 में भारतीय संसद पर जानलेवा हमला होता है। कई जवान शहीद हो जाते हैं। अजय सान्याल फिर से प्रोजेक्ट धुरंधर की फाइल लेकर सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। इस बार सरकार समझ चुकी थी कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जरूरी है। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है। अब जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो मौत के मुंह में जाकर भी जिंदा लौट सके। अजय चुनते हैं हमजा को। लेकिन दोस्तों, यह नाम भी असली नहीं था। असली कहानी तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। हमजा को कठोर ट्रेनिंग दी गई, फिर उसे सीधे पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान के खतरनाक रास्तों से होते हुए कराची भेजा जाता है। हमजा ने एक बलोच का भेष धारण किया हुआ था। कराची पहुंचकर हमजा सीधा जाता है लियारी, जिसे पाकिस्तान का नर्क कहा जाता है। यहां सिर्फ गिरोहों और अंडरवर्ल्ड का राज चलता है। कहते हैं जिसने लियारी पर कब्जा किया उसने पूरी कराची पर कब्जा कर लिया। हमजा पहुंचता है एक होटल पर जहां मिलता है उस्मान भाई से। यह कोई साधारण चाय वाला नहीं बल्कि पिछले कई सालों से भारत का स्लीपर सेल है। उस्मान भाई हमजा को समझाते हैं, जब मुझे पहला मिशन मिला था तो उसके इंतजार में मैंने 6 साल सिर्फ चाय बेची। एक जासूस की जिंदगी में सब्र ही सब कुछ होता है। उस्मान भाई बताते हैं कि लियारी में गिरोह जाति के आधार पर बंटे हैं। तू बलोच बनकर आया है तो तुझे रहमान डकैत की गैंग में शामिल होना होगा। लेकिन रहमान का कट्टर दुश्मन है बाबू डकैत। हमजा पूछता है, अगर दोनों डकैत हैं तो साथ क्यों नहीं? उस्मान भाई बताते हैं, एक बार बाबू ने अफवाह उड़ाई थी कि रहमान नाजायज औलाद है। जब यह बात रहमान को पता चली तो उसने गुस्से में अपनी ही मां को गोली मार दी थी। इससे तू समझ सकता है रहमान कितना बेरहम है। अब सवाल था, रहमान की गैंग में घुसेंगे कैसे? तभी हमजा को खबर मिलती है कि बाबू डकैत रहमान के बड़े बेटे को मारने की योजना बना रहा है। हमजा को एक मौका दिखता है। अगर वो रहमान के बेटों की जान बचा ले तो रहमान उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेगा। एक दिन रहमान के दोनों बेटे एक शादी में जाते हैं। तभी बाबू डकैत के गुंडे वहां घुस आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। खुशी का माहौल खून की होली में बदल जाता है। तभी हमजा वहां पहुंचता है। अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों के बीच कूद पड़ता है। वो रहमान के छोटे बेटे को तो बचा लेता है, लेकिन बड़े बेटे को गोलियां लग जाती हैं। हमजा उसे उठाकर अस्पताल भागता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। रहमान का बड़ा बेटा दम तोड़ देता है। अस्पताल में रहमान डकैत की एंट्री होती है। अपने जवान बेटे की लाश देखकर वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन आंखों में बदले की आग जल रही थी। तभी छोटा बेटा बताता है कि अगर यह आदमी अपनी जान पर खेलकर मुझे नहीं बचाता तो आज मैं भी जिंदा नहीं होता। रहमान हमजा के पास आता है और 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने लगता है, लेकिन हमजा यहाँ मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और रहमान की आंखों में देखकर कहता है, रहमान भाई आप एक बलोच हैं, आपने हम बलोचों के लिए बहुत किया है। मैं भी बलोच हूं। मेरा मानना है
हमें एक दिन आज़ादी ज़रूर मिलेगी। हमज़ा के इस जज्बे ने रहमान का दिल जीत लिया। वो हमज़ा को गले लगा लेता है। रहमान बदला लेने निकलने वाला था। तभी इलाके का विधायक जमील भागता हुआ आता है। वो रहमान के पैरों में गिरकर कहता है, चुनाव आने वाले हैं, अभी खून खराबा मत करो। एक बार मुझे जीतने दो, फिर तुम जिसे चाहो मार देना, कोई नहीं रोकेगा। रहमान रुक जाता है और हमज़ा अब आधिकारिक रूप से रहमान की गैंग का खास सदस्य बन चुका था। धीरे धीरे हमज़ा गैंग के सारे राज जानने लगा। रहमान का चचेरा भाई उज्जैर और डोंगा, ये दोनों हमज़ा पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। उज्जैर और हमज़ा तो गहरे दोस्त बन गए, लेकिन रहमान अपने बेटे की मौत के गम में डिप्रेशन में जा रहा था। वो गैंग से पूछता है, क्या चुनाव तक इंतजार करें या अभी बाबू डकैत को मार दें? ज्यादातर लोग कहते हैं चुनाव का इंतजार करो क्योंकि फंडिंग वहीं से मिलती है। लेकिन जब हमज़ा से पूछा जाता है, तो वो एक ऐसा दिमागी खेल खेलता है जो सबको हिला देता है। हमज़ा कहता है, रहमान भाई लियारी अभी दो हिस्सों में बंटा है। अगर हम इंतजार करेंगे तो दुश्मन मजबूत होगा, लेकिन अगर हम आज बाबू को बीच सड़क पर मार दें, तो पूरी लियारी हमारे खौफ के आगे झुक जाएगी। चुनाव के वोट खुद ब खुद हमारी तरफ आएंगे। रहमान को यह बात पसंद आती है। उसी रात रहमान की गैंग भूखे भेड़ियों की तरह बाबू के आदमियों को ढूंढ कर मारना शुरू कर देती है। हमज़ा और उज्जैर मिलकर बाबू को एक सुनसान जगह पर घेर लेते हैं। रहमान वहां पहुंचता है। बाबू घुटनों के बल बैठकर जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन रहमान अंधा हो चुका था। वो कहता है, दुश्मनी मुझसे थी तो मेरे बेटे को मारने की क्या जरूरत थी? और फिर रहमान बाबू को इतनी खौफनाक मौत देता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। हमज़ा के इस फैसले ने उसे गैंग का बॉस बना दिया। बाबू के मर्डर से चुनाव पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, बल्कि खौफ की वजह से सारे वोट जमील को मिल गए। विधायक जमील 3 लाख वोटों से जीत हासिल करता है। जीत का जश्न चल रहा था। तभी रहमान अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचता है। रहमान को देखकर जमील को एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ नाम का विधायक है। असली ताकत रहमान के जूतों के नीचे है। इसी पार्टी में हमज़ा की नज़र पड़ती है एक लड़की पर। यह विधायक जमील की बेटी अलीना थी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। यहीं से हमज़ा और अलीना की लव स्टोरी शुरू होती है। लेकिन हमज़ा जानता था कि एक जासूस की जिंदगी में प्यार का मतलब सिर्फ मौत होता है। इसी बीच रहमान की मुलाकात होती है पाकिस्तान के सबसे अमीर और खतरनाक अंडरवर्ल्ड फाइनेंसर खनानी ब्रदर्स से। खनानी ब्रदर्स कहते हैं, रहमान भाई पूरी लियारी पर आपका खौफ है। अगर हम मिलकर बिजनेस करें तो करोड़ों कमाएंगे। हम चाहते हैं आप अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाएं ताकि पूरी कराची की सियासत आपकी मुट्ठी में हो। रहमान को यह ऑफर पसंद आता है। उसे अब खून खराबे से आगे बढ़कर सत्ता का बादशाह बनना था। दूसरी तरफ हमज़ा अपने मिशन में लगा था। उसे जमील की बेटी अलीना के करीब जाना था। हमज़ा एक शातिर गेम खेलता है। अलीना जिस पार्टी में गई थी, हमज़ा जानबूझकर वहां पुलिस की रेड करवा देता है। भगदड़ मच जाती है। अलीना भागकर अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि हमज़ा ने पहले ही इंजन खराब कर दिया था। तभी किसी फिल्मी हीरो की तरह हमज़ा अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है और अलीना को लिफ्ट देकर पुलिस से बचाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। हमज़ा की इस हीरोगिरी से अलीना बहुत प्रभावित हो जाती है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, जो जल्द प्यार में बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद कहानी में एंट्री होती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सबसे बड़े अधिकारी मेजर इकबाल की। मेजर इकबाल रहमान और खनानी ब्रदर्स के साथ गुप्त बैठक कर रहा था। इकबाल एक डील रखता है, मुझे भारत पर बड़ा हमला करवाना है। उसके लिए बहुत सारे हथियार चाहिए, लेकिन उन हथियारों पर सिर्फ अमेरिकन या रशियन निशान होना चाहिए ताकि हमले के बाद दुनिया पाकिस्तान पर उंगली न उठा सके। इकबाल जानता था कि असली और खतरनाक हथियार सिर्फ बलोच लोगों के पास हैं, लेकिन आईएसआई और बलोचों में खून की दुश्मनी थी। अगर आईएसआई का कोई आदमी बलोच इलाके में जाता तो वो जिंदा नहीं लौटता। इसलिए इकबाल चाहता था कि रहमान, जो खुद बलोच है, अपने भाइयों से हथियार खरीदकर आईएसआई को दे। शुरुआत में रहमान पीछे हटता है,
क्योंकि वो अपने बलोच भाइयों को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन खनानी ब्रदर्स उसे लालच देते हैं। अगर तुम यह डील करोगे तो तुम्हें करोड़ों की फंडिंग और पूरी कराची का राज मिलेगा। सत्ता के लालच में रहमान अपने पूरी वलाच बी से हालच जमीर का सौदा कर लेता है। उधर विधायक जमील को पता चलता है कि रहमान अपनी नई पार्टी बनाने वाला है। जमील डर से कांपने लगता है। उसे समझ आता है कि अगर रहमान चुनाव में उतरा तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। जमील फैसला करता है कि राक्षस को मारने के लिए एक दानव को बुलाना होगा, और वो दानव होता है एसपी असलम, एक खूंखार और बेरहम पुलिस अफसर जिसे 7 साल पहले खुद जमील ने निलंबित करवाया था। लेकिन अब अपने स्वार्थ के लिए जमील उसे फिर से नियुक्त करवाता है। जमील असलम को आदेश देता है, मुझे पूरी लियारी से रहमान की गैंग का सफाया चाहिए, लेकिन एसपी असलम जमील की आंखों में देखकर कहता है, लियारी का हर पुलिस वाला रहमान की जेब में है। मैं यह काम तभी करूंगा जब मुझे पूरी छूट मिलेगी। मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, इसकी रिपोर्ट मैं किसी को नहीं दूंगा, आपको भी नहीं। मजबूरी में जमील उसे खुली छूट दे देता है। कहानी वापस भारत आती है। अजय सान्याल को हमजा के जरिए लगातार रिपोर्ट पहुंच रही थी। तभी दो बड़ी खबरें मिलती हैं। पहली, खनानी ब्रदर्स को दुबई से नकली नोटों की प्लेट्स मिल चुकी हैं, जिससे वो 500 और 1000 के नकली भारतीय नोट छाप पाएंगे। सबसे बुरी बात यह थी कि ये प्लेट्स भारत के ही कुछ भ्रष्ट मंत्रियों ने पैसों के लालच में बेच दी थीं। दूसरी खबर, आईएसआई 3 अक्टूबर के आसपास समुद्र के रास्ते से भारत के गुजरात, पंजाब या मुंबई में बड़ा आतंकी हमला करने वाली है। उधर पाकिस्तान में रहमान बलोचिस्तान पहुंचता है। बलोच लोग उसका सम्मान करते हैं और खुशी खुशी उसे खतरनाक हथियार दे देते हैं। अब उन हथियारों की डिलीवरी मेजर इकबाल को करनी थी। रहमान खुद जाने वाला था, लेकिन अचानक उसके छोटे बेटे के पेट में भयंकर दर्द होने लगता है। रहमान उसे अस्पताल ले जाता है। डिलीवरी की जिम्मेदारी हमजा और उज़ैर पर आ जाती है। हमजा हथियारों का ट्रक लेकर मेजर इकबाल के पास पहुंचता है। डिलीवरी के दौरान मेजर इकबाल हमजा के पास आता है और खौफनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है, हम 3 अक्टूबर को भारत पर हमला करने वाले थे, लेकिन भारत की गुप्त एजेंसी को हमारे प्लान की भनक लग गई है, और मुझे यह भी पता चल गया है कि हमारी गैंग में वो गद्दार कौन है जो भारत को जानकारी दे रहा है। यह सुनते ही हमजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी मेजर इकबाल अपने आदमियों से एक लड़के को घसीट कर लाता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि भारत का ही एक और गुप्त एजेंट था। हमजा के सामने मेजर इकबाल उस भारतीय एजेंट को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारता है कि हमजा की रूह कांप जाती है। एक सिपाही होने की सबसे बड़ी कीमत यही थी। हमजा को अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देखना पड़ता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ रहमान अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहा था। तभी बीच रास्ते में एसपी असलम अपनी पूरी फोर्स के साथ हमला कर देता है। दोनों तरफ गोलियों की बारिश होने लगती है। रहमान के सारे गार्ड मारे जाते हैं। रहमान समझ जाता है कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो एसपी उसकी पत्नी और बच्चे को मार डालेगा। मजबूरी में रहमान को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। आत्मसमर्पण करते ही एसपी असलम रहमान को जानवरों की तरह पीटने लगता है। यह खबर जैसे ही हमजा और उज़ैर तक पहुंचती है, पूरी गैंग में हड़कंप मच जाता है। सबको पता था कि एसपी असलम रहमान का एनकाउंटर करने वाला है, लेकिन हमजा को किसी भी कीमत पर रहमान को बचाना था ताकि उसका मिशन अधूरा न रह जाए। तभी हमजा को पता चलता है कि रहमान के बेटे को जहर किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि घर में काम करने वाले एक पुराने नौकर ने दिया था। वो आदमी 40 सालों से वफादार था, लेकिन कुछ पैसों के लालच में उसने गद्दारी कर दी। हमजा उस गद्दार को पकड़ता है और इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो सब कुछ उगल देता है। अब हमजा एक खतरनाक मास्टर प्लान बनाता है। हमजा और उजैर अपनी पूरी गैंग लेकर टास्क फोर्स के ऑफिस पर सीधा हमला कर देते हैं और वहां मौजूद सारे पुलिस वालों को पकड़कर उन्हें उल्टा टांगकर बुरी तरह पीटते हैं। हमजा उन उल्टे टंगे पुलिस वालों का वीडियो रिकॉर्ड करता है और सीधे एसपी असलम के फोन पर भेज देता है। सिर्फ इतना ही नहीं,
हमजा ने बहुत शातिर तरीके से अलीना का इस्तेमाल करके उससे एक गुप्त वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया था जिसमें जमील, अरशद पप्पू और एसपी असलम तीनों मिलकर रहमान को मारने की योजना बना रहे थे। जैसे ही एसपी असलम ने अपने ही पुलिस वालों को उल्टा टंगा और तड़पते देखा तो वो अंदर से टूट गया। एसपी असलम को हार माननी पड़ी। रहमान को मौत के घाट उतारने ही वाला था, लेकिन ठीक वक्त पर हमजा के इस दाम से रहमान की जान बच जाती है और उसे जिंदा रिहा कर दिया जाता है। कुछ महीनों तक सब शांत रहा। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरे भारत की आत्मा को घायल कर दिया। 26 नवंबर 2008 मुंबई के ताज होटल पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने बड़ा हमला कर दिया। सबसे बड़ा दर्द यह था कि उन आतंकवादियों ने ताज होटल पर हमला करने के लिए उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया था जो मेजर इकबाल ने बलोच लोगों से मंगवाए थे। हमले के बाद मेजर इकबाल और उसके सारे आतंकवादी एक गुप्त जगह पर जश्न मना रहे थे। हमजा छुपकर यह सब देख रहा था। अपने देशवासियों का खून बहता देखकर हमजा का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में नफरत का ज्वालामुखी फटने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उन सारे आतंकवादियों को अपनी बंदूक से मार डाले। वो बंदूक निकालता भी है, लेकिन तभी पीछे से उस्मान भाई हमजा का हाथ पकड़ लेता है। उस्मान भाई समझाता है, हमजा जज्बातों में आकर अपना मिशन मत भूल। अगर तूने अभी गोली चलाई तो तू मारा जाएगा और हमारी इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इस प्रॉब्लेशन पान देश में नया एजेंट घुसाने में फिर से 10 साल लग जाएंगे। देश के लिए तुझे यह घूंट पीने ही पड़ेंगे। एक गुप्त एजेंट की जिंदगी का यह सबसे दर्दनाक पल था जहां उसे अपने देश के हत्यारों को जश्न मनाते देखना पड़ रहा था। वक्त बीतता है। रहमान डकैत अंततः अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर देता है। यह देखकर विधायक जमील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जमील समझ चुका था कि अब उसका राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म होने वाला है। हमजा इसी मौके की तलाश में था। हमजा अलीना के जरिए जमील को एक गुप्त बैठक के लिए बुलाता है। हमजा जमील से कहता है, जमील साहब, आज तक आपने जिन पर भी भरोसा किया सबने धोखा दिया। अगर अरशद पप्पू या कोई और रहमान को मार भी दे तो वो सत्ता आपको नहीं देंगे, खुद राज करेंगे। आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपका अपना हो। जमील हमजा की बातों में आ जाता है और हमजा के साथ हाथ मिला लेता है। यानी दोस्तों, हमजा रहमान को खत्म करने के लिए रहमान के सबसे बड़े दुश्मन जमील को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। इसी बीच हमजा और अलीना की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में लियारी का पूरा अंडरवर्ल्ड मौजूद था। रहमान डकैत, खनानी ब्रदर्स और आईएसआई का चीफ मेजर इकबाल भी आए हुए थे। पार्टी में सब शराब के नशे में थे। इसी का फायदा उठाकर हमजा उनके कमरे में जाता है। मेजर इकबाल नशे में बड़बड़ाते हुए कहता है, हमें 15 अगस्त के आसपास भारत पर एक और बड़ा हमला करवाना है, इसलिए हमें बलोच से और हथियार चाहिए। रहमान नशे में हाँ कर देता है, लेकिन हमजा बहुत शातिर तरीके से उन हथियारों की डिलीवरी की तारीख 9 अगस्त फाइनल करवा देता है। 9 अगस्त का दिन आता है। हमजा जानबूझकर रहमान को इस डिलीवरी से दूर रखता है और अपने दोस्त उज्जैर को हथियारों की डिलीवरी लेने बलोचिस्तान भेज देता है। उसी दिन रहमान एक बड़े पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने चला जाता है। उद्घाटन के बाद रहमान, उसके 2 बॉडीगार्ड और हमजा कार से वापस लौट रहे थे। हमजा खुद कार ड्राइव कर रहा था। हमजा और जमील ने मिलकर रहमान को मारने का परफेक्ट प्लान बना लिया था। प्लान यह था, हमजा रहमान की कार को एक सुनसान जंगली रास्ते पर ले जाएगा, जहां एसपी असलम पहले से ही अपनी पुलिस फोर्स के साथ इंतजार कर रहा होगा। रहमान और उसके बॉडीगार्ड कार में सो रहे थे। तभी हमजा चुपचाप कार को उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर मोड़ देता है, लेकिन तभी रहमान की नींद खुल जाती है। उसे तुरंत शक हो जाता है कि हमजा उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। रहमान चिल्लाकर कहता है, गाड़ी रोक हमजा, लेकिन हमजा गाड़ी नहीं रोकता। चलती कार के अंदर ही रहमान और हमजा के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हमजा को समझ आ जाता है कि रहमान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमजा पूरी रफ्तार में जा रही कार को एक पेड़ में ठोक देता है। एक्सीडेंट होते ही हमजा कार से निकलता है और तेजी से जंगल की तरफ भाग जाता है। उसी वक्त एसपी असलम अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है
और दोनों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। इस मुठभेड़ के बीच रहमान का एक बॉडीगार्ड हमजा के पीछे भागता है, लेकिन हमजा उस बॉडीगार्ड को अकेले ठिकाने लगा देता है। उधर सड़क पर एसपी असलम और रहमान का आमना सामना होता है। इस लड़ाई में रहमान के आदमी मारे जाते हैं, लेकिन रहमान हमजा का पीछा करता हुआ जंगल में भाग जाता है। उसके पीछे पीछे एसपी असलम को भी जंगल में आना पड़ता है। यहाँ फिर से एसपी असलम और रहमान की आपस में भिड़ंत होती है, लेकिन रहमान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो एसपी असलम पर भारी पड़ने लगता है। तभी ठीक वक्त पर हमजा वहां पहुंच जाता है और पीछे से आकर रहमान पर हमला कर देता है। अब जब हमजा भी वहां पहुंच चुका था, तो एसपी असलम और हमजा दोनों मिलकर रहमान पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद एसपी असलम अपनी बंदूक निकालता है और रहमान की गर्दन में गोली मार देता है, लेकिन हमजा चाहता था कि रहमान अभी मरे नहीं, क्योंकि भारत के अजय सान्याल और हमजा का प्लान यह था कि रहमान के एनकाउंटर की बात किसी को पता न चले। इसलिए हमजा रहमान को बचाने का नाटक करता है। वो एक ऑटो रोकता है और जख्मी रहमान को लेकर पागलों की तरह अस्पताल भागता है, ताकि दुनिया को लगे कि हमजा अपने बॉस को बचाने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में उज्जैर और सबको सूचना दे देता है कि एसपी असलम ने रहमान भाई को गोली मार दी है और मैं उन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद रहमान तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। तभी अस्पताल में उज्जैर पहुंचता है और अपने भाई की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऑटो वाला भी गवाही दे देता है कि हमजा ने रहमान भाई की जान बचाने की बहुत कोशिश की। सारे न्यूज़ चैनलों पर यही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि एसपी असलम ने रहमान को गोली मारी और हमजा ने बचाने की कोशिश की। यह सब देखकर लियारी के लोगों के बीच हमजा हीरो बन जाता है। इस तरह हमजा ने लियारी के सबसे बड़े डॉन को मार भी दिया और किसी को हमजा पर शक भी नहीं हुआ। अब कहानी वापस 2002 में आती है, जहां से यह पूरा प्रोजेक्ट धुरंधर शुरू हुआ था। अजय सान्याल ने जिस लड़के को इस नामुमकिन मिशन के लिए चुना था, वो हमजा नहीं था। उस लड़के का असली नाम था जसकीरत सिंह रंधावा, जिसको